नमस्ते। मनोवैज्ञानिक विकार विकार के छठे भाग को लेकर मैं फिर से एक बार प्रस्तुत हूँ आपके सामने। इसमें हम आज कुछ और विकारों की चर्चा के साथ-साथ बौद्धिक अशक्तता की भी बात करेंगे। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग और चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। इसे करते हैं यहाँ एडजस्ट और अब आते हैं हम स्लाइड की ओर। आपको भी लगता होगा कि ये हमेशा इसी तरह क्यों करती है। मुझे लगता है कि इस तरीके से आपकी जानकारी ज़्यादा कॉन्क्रीट हो सकेगी, ठोस हो सकेगी और चूँकि मनोविज्ञान एक बिल्कुल ही वैज्ञानिक विषय है, तो अब आते हैं हम तंत्रिका जन्य विकार पर। ये विकार प्रायः बाल्यावस्था में प्रकट होते हैं। ये वैयक्तिक, सामाजिक, शैक्षिक और व्यावसायिक क्रियाकलापों में हानिकारक सिद्ध होते हैं। ये किसी विशेष व्यवहार में कमी या अधिकता के रूप में प्रकट होते हैं। ये देखिए, ये हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन का चित्र है और ये जो पतली-पतली शिराएं दिख रही है, ये संदेश को मस्तिष्क तक लाने और वापस ले आदेश संदेश के अनुरूप आदेश को वापस ले जाने का काम करती है। यहाँ भी हम उस चीज को देख सकते हैं। ये शाखाएं हैं न्यूरॉन की, डेंड्राइट कहते हैं इसे। ये सोमा है, न्यूक्लियस है, जो इसके अंदर ये केंद्रक है, न्यूक्लियस ही केंद्रक है और इसे माइलिन शीथ बोलते हैं, जहाँ ये छोटे-छोटे पैकेटों में बटा हुआ है। इसे और ये उसकी शिराएं हैं जो इस माध्यम से न्यूरॉन तक सूचना पहुंचाती है और ये जो शाखाएं हैं ये प्रेषित करती हैं आगे की ओर सूचनाएं और फिर जब वापस आदेश आता है तो फिर ये ग्रहण करके इसी माध्यम से वापस शरीर को प्रतिक्रिया करने का आदेश देती हैं। बाल्यावस्था के कुछ विकारों की हम बात करेंगे। एक है अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार। ये प्रायः बालकों में पाया जाता है। अतिक्रिया विकार से वाले बच्चे हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। ये शांत और स्थिर नहीं रह पाते। इनमें एकाग्रता भी नहीं होती। इसे ही हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। देखिए, ये बच्चे शांत नहीं रह सकते। बच्चे तो वैसे भी शांत नहीं रहते और जिनमें ये अतिक्रिया विकार हो जाए तो फिर तो ऊपर वाला ही मालिक है कि कितनी परेशानियां वो उत्पन्न करेंगे, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बालों को खींच रहे हैं, लेकिन वो शांत, कभी उल्टे लटके हुए हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो शांति से नहीं बैठ सकते। यही अतिक्रिया विकार यानी एडीएचडी में क्या क्या परेशानियां दिखती है। उनके बच्चों के व्यवहार में समस्याएं दिखाई देती है, उनके सीखने में परेशानियां आती है और उनकी जो उनमें खतरे की जो बात होती है वो बढ़ जाती है। हमेशा उछलते कूदते रहेंगे, शांत नहीं रहेंगे तो जाहिर है कि उनको उनको चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप उन्हें जबरदस्ती कमरे में बंद कर देंगे, बांध कर रखेंगे या बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, अनुशासन जताने की कोशिश करेंगे तो वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। अन्य मनस्क, ऐसे बच्चे मानसिक प्रयास को देर तक बनाए नहीं रख पाते। उन्हें अपना ध्यान केवल एक वस्तु पर लगाने या आदेश का पालन करने में कठिनाई होती है। यहाँ देखें कि यह बच्चा इस शिक्षिका पीछे पढ़ा रही है लेकिन इसका ध्यान कहीं और है और यहाँ भी देखिए कि एक जगह इसका ध्यान नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है। ये दोनों ही चीजें, ये कितनी चीजें इसने बिखेर कर रखी हुई है। नीचे इसका फुटबॉल है, साइड में इसका एल्बम है, यहाँ इसकी किताबें हैं, यहाँ इसका कंप्यूटर है और ये चारों तरफ इसमें म्यूजिक भी बज रहा है, तो इसका ध्यान एक जगह कहीं नहीं है। अतिक्रियाशीलता, आवेगशीलता, जो बच्चे आवेगशील होते हैं वे अपनी तात्कालिक प्रतिक्रियाओं पर लगाम नहीं लगा पाते। वे प्रतीक्षा करने में कठिनाई महसूस करते हैं।
आपने बच्चे को कहा कि नदी में मत कूदना, जब तक आप कहेंगे तब तक वो कूद गया। तो इससे ये प्रतीक्षा नहीं करते हमेशा कुछ, जब तक कि इनके इन तक सूचनाएं पहुंचेगी या जब तक आप इन्हें समझा सकेंगे तब तक ये अपने कार्यकलाप को अंजाम दे चुके होते हैं। यहाँ देखिए कि इसने क्या किया है, एक कैंची ली है और अपनी चोटी को काट डाली। स्वलीनता वर्ण क्रम विचार, इसमें सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण कौशलों का रूढ़िवादी तरीकों के व्यवहारों, अभिरुचियों और गतिविधियों को समझने में कठिनाई आती है। ऐसे बच्चों की अभिरुचियां सीमित होती है, उनकी दिनचर्या भी एक जैसी होती है। ऐसे 70% बच्चों में बौद्धिक अशक्तता पाई जाती है। स्वलीनता वर्णक्रम विचार में जब बच्चे इससे ग्रसित होते हैं तो दूसरों से मित्रवत होने में भी इन्हें कठिनाई महसूस होती है। वे सामाजिक व्यवहार प्रारंभ करने में असमर्थ होते हैं, अन्य लोगों की भावनाओं के प्रति अनुक्रियाशील प्रतीत नहीं होते, वे अपने अनुभवों या संवेगों को दूसरों के साथ बांटने में असमर्थ होते हैं, वे संप्रेषण और भाषा की गंभीर असामान्यताएं प्रदर्शित करते हैं जो काफी समय तक बनी रहती है। उनमें से बहुत कभी भी बोली का विकास नहीं कर पाते और वे जो कर पाते हैं उनका वाक् प्रतिरूप, पुनरावृत्ति और असामान्य होता है। स्वलीनता वर्णक्रम विकार को एक इस शब्द से आप ज्यादा परिचित होंगे, ऑटिज्म भी कहते हैं। देखिए ये इन अभी जितनी भी चीजें बताई गई वो इसमें दिख रहा है कि ये ठीक से बोल नहीं पाते, ये ठीक से स्नेह की भाषा नहीं समझ पाते, चीजों को घुमाते रहते हैं, अकेले खेलेंगे, कभी कभी अतिक्रियाशील हो जाएंगे, इन्हें नींद भी ठीक से नहीं आती। तो ये स्वलीनता वर्णक्रम विकार के प्रारंभिक लक्षण हैं, जिसे हम ऑटिज्म कहते हैं। ऑटिज्म के नाम से आप ज्यादा परिचित होंगे। विशिष्ट अधिगम विकार, इससे ग्रसित व्यक्ति को सूचना अच्छी तरह से एवं स्पष्ट रूप से समझकर ग्रहण करने और बढ़ाने में कठिनाई का अनुभव होता है। प्रभावित में अपनी उम्र के बच्चों से औसत से कम प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति होती है। ये विद्यालय जीवन के शुरुआती वर्षों में प्रकट होता है और व्यक्ति को पढ़ने, लिखने या गणित के आधारभूत कौशलों को समझने में समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रभावित बच्चे में अपनी उम्र के बच्चों से औसत से कम प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति होती है। हालांकि बच्चा अतिरिक्त सुविधा और प्रयासों के द्वारा एक स्वीकृत जो एक मानक प्रदर्शन का स्तर होता है वहां तक पहुंचने में सक्षम हो जाता है। विशिष्ट अधिगम विकार संबंधित कौशलों पर आधारित गतिविधियां व्यवसायों में कार्यप्रणाली और प्रदर्शन में भी कमी ले आती है। ये विशिष्ट अधिगम अयोग्यता से संबंधित कुछ बीमारियां हैं। एक है डिसलेक्सिया। आपने तारे जमी पर फिल्म अगर देखी होगी तो उसमें उस बच्चे को डिसलेक्सिया है जो जिसे अक्षर उल्टे दिखाई पड़ते थे। डिसकैलकुलिया यानी कि गणित को सीखने में परेशानी हो सकती है। डिसग्रेफिया यानी कि उसे मानचित्रों को समझने में या रेखा चित्रों को समझने में वो उल्टा समझता है। इसी तरह विजुअल प्रोसेसिंग डिजॉर्डर यानी कि देखने जो चीजें वो देखते हैं उसे सही तरीके से उसकी सूचना उनके मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती। सुनने में जो चीजें वो सुनते हैं उसकी सूचना सही तरीके से नहीं पहुंच पाती। अफेसिया यानी कि उन्हें भाषा संबंधी परेशानियां भी होती है। हाँ, इसे डिसेबिलिटीज जो अयोग्यता है इसमें देखिए, इसमें फिर वही चीजें हैं, एक स्पेक्ट्रम में दिखाई गई है। दृश्य संबंधी अयोग्यता, श्रवण संबंधी अयोग्यता, सीखने संबंधी अयोग्यता, ऑटिज्म, और शारीरिक अयोग्यता, सांवेगिक अयोग्यता, संज्ञानात्मक अयोग्यता, ये सारे अयोग्यता मानसिक विकार की श्रेणी में ही आते हैं। देखिए कि यह बच्चा
किताब खोलकर बैठा हुआ है, लेकिन किताब में जो चीजें दी हुई है इसकी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके मस्तिष्क पर दबाव बढ़ रहा है और यह किस तरह से चीखना चाह रहा है। यह हताश होकर बैठा हुआ है कि अब मैं क्या करूं, ये सामान्य सी चीजें हैं जो सभी समझ लेते हैं और मैं समझ नहीं पा रहा। ये डिसकैलकुलिया के लक्षण है। ये अलजेब्रा पढ़ रहा है और अलजेब्रा का फार्मूला यानी कि बीजगणित का फार्मूला इसके मस्तिष्क को उद्वेलित कर रहा है। ये समझ नहीं पा रहा है। यहाँ भी बच्चे को शायद लिखने में परेशानी आ रही है, जो ये कलम पकड़कर कलम को छोड़कर बैठा हुआ है। बौद्धिक अशक्तता। बौद्धिक अशक्तता से तात्पर्य 70 या उससे कम की बुद्धि लब्धि अनुकूल व्यवहार में कमी से है, जो 18 वर्ष से कम आयु के पहले अभिव्यक्त होते हैं। अभी देखिए, हम बुद्धि पर हमने पिछले वीडियो में भी या पिछले अध्याय के वीडियो में चर्चा की है। तो निम्न बुद्धि लब्धि का प्रसार जो होता है, वह जब हम बुद्धि लब्धि के किसी स्केल पर बुद्धि का मापन करते हैं तो 55 से 70 तक जब स्कोर आता है तो वह निम्न है। 35 से 40 से और 50 से 55 के बीच अगर बुद्धि लब्धि का प्रसार है तो यह सामान्य रूप से तीव्र जो बुद्धि लब्धि की तीव्रता है, यानी कि कम। इसे एक बार फिर से समझिए इस तरह से कि यहाँ हम देख रहे हैं कि बौद्धिक अशक्तता का ये मापदंड है। मैं भी कुछ थोड़ा ऊपर चली गई थी। तो ये बौद्धिक अशक्तता का मापदंड है। अगर 55 से 70 के बीच किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि है बुद्धि मापने के स्केल पे, तो वह निम्न बौद्धिक अशक्तता कही जाएगी। अगर 35 से 40 और 50 से 55 के बीच है तो वह सामान्य बौद्धिक अशक्तता कही जाएगी। अगर बुद्धि लब्धि का प्रसार 20 से 25 से लेकर 35-40 तक है तो यह तीव्र बौद्धिक अशक्तता कही जाएगी। और 20-25 से कम है तो यह अति गंभीर कही जाएगी। अब हम देखते हैं कि आत्म अवलंब एक शब्द है, यानी कि यहाँ अवलंब का अर्थ सहारा से है। तो हम किस तरह से इन्हें सहारा दे सकते हैं। तो इनमें मैं थोड़ा सा आगे देख लूं कि क्या है नहीं है। मैं इसे पीछे लाती हूँ और शुरू से बताती हूँ, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि बौद्धिक अशक्तता, तो बौद्धिक अशक्तता जब होती है तो निम्न बुद्धि लब्धि में ये जो पहला है ये निम्न बुद्धि लब्धि का है, यानी कि 55 से 70 बुद्धि लब्धि के प्रसार वाले का है। ये 35-40 से लेकर 50 से 55 वाले का, यानी कि सामान्य बुद्धि लब्धि प्रसार वाले का कॉलम है। और यह तीव्र से लेकर अति गंभीर बुद्धि लब्धि के प्रसार का है, जो 20-25 और उससे कम का है। तो जब आत्म अवलंब की बात आती है, यानी खुद को सहारा देने की बात आती है, तो निम्न प्रसार वाले स्वयं भोजन कर सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, अपनी शौच क्रिया का ध्यान रख सकते हैं। सामान्य बुद्धि लब्धि वाले सामान्य निम्न बुद्धि लब्धि वाले जो हैं, इनकी मुश्किल होती है और इन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पर्याप्त स्व सहायता से ये कौशल सीख सकते हैं। तीव्र बौद्धिक अशक्तता वाले जो हैं, कोई कौशल नहीं कर सकते या थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ निजी काम बहुत ज्यादा सहायता देने के बाद वो कर सकते हैं। भाषा और प्रेषण। भाषा और प्रेषण में हम सबसे पहले निम्न बौद्धिक अशक्तता को हम देखेंगे। तो ये पर्याप्त ग्राही एवं अभिव्यक्तिपरक भाषा संप्रेषण को समझ सकते हैं। सामान्य बौद्धिक अशक्तता वालों को पर्याप्त ग्राही एवं अभिव्यक्तिपरक भाषा वाक समस्या होती है, और तीव्र बौद्धिक अशक्तता वालों की ग्राही भाषा सीमित होती है, अभिव्यक्तिपरक भाषा खराब होती है। यह यानी वह सीखते भी सीमित रूप में है और अभिव्यक्ति जब वो भाषा की करते हैं तो बेहद ही बुरे तरीके से करते हैं। शैक्षिक पठन।
अब आते हैं हम शैक्षिक पठन पर। तो इसमें निम्न बौद्धिक अशक्तता वाले उपयुक्त अधिगम पर्यावरण मिलने पर तीसरी से छठी कक्षा तक पढ़ाई कर सकते हैं। सामान्य बौद्धिक अशक्तता वाले सीमित शैक्षिक कौशल पहली या दूसरी कक्षा तक अधिकतम शिक्षा हासिल कर सकते हैं। और नीचे जो है ये तीव्र बौद्धिक अशक्तता वाले बच्चे बिल्कुल भी शिक्षा का कौशल इनमें नहीं होता, वे इसे हासिल नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं सामाजिक कौशल के आयाम पर। तो निम्न बौद्धिक अशक्तता वाले के मित्र होते हैं, समायोजन तुरंत सीख लेते हैं ये। जिन जो सामान्य बौद्धिक अशक्तता के लोग हैं, बच्चे हैं, मित्र बनाने में समर्थ होते हैं, लेकिन अनेक सामाजिक स्थितियों में परेशानी का अनुभव करते हैं। तीव्र बौद्धिक अशक्तता वाले बच्चे मित्र बनाने की क्षमता नहीं रखते और वो कोई सामाजिक अंतःक्रिया भी नहीं करते। फिर आते हैं हम व्यावसायिक समायोजन पर। यह जो निम्न बौद्धिक अशक्तता वाले बच्चे हैं वो नौकरी कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक से अर्ध प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। मुख्यतः में ये अकुशल जो काम होते हैं वे कर सकते हैं। सामान्य बौद्धिक अशक्तता वाले बच्चे, उन्हें एक सुरक्षित कार्य का वातावरण मिलेगा तो निरंतर जिन्हें कि निरंतर अवलोकन की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर वो कुछ थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। और जो तीव्र बौद्धिक अशक्तता के बच्चे हैं वे कोई रोजगार नहीं कर सकते, उन्हें खुद की देखभाल की निरंतर आवश्यकता होती है। व्यस्क जीवन ये किस तरह? निम्न अशक्तता के बच्चे सामान्य तौर पर विवाह करते हैं, बच्चे होते हैं। जब वो दबाव में आते हैं तो इन्हें सहायता की आवश्यकता होती है, फिर ये अपने आप को संभाल लेते हैं। सामान्य बौद्धिक अशक्तता के बच्चे न विवाह करते हैं न बच्चे होते हैं, ये खुद भी पराश्रित होते हैं। और तीव्र बौद्धिक अशक्तता वाले बच्चे न विवाह करते हैं न बच्चे, ये हमेशा ही दूसरों पर आश्रित होते हैं। अब हम कुछ प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन तंत्रिका जन्य विकार नहीं है? स्वलीनता अधिगम विकार की मुख्य समस्या ये नहीं है। बौद्धिक अशक्तता के अभिलक्षणों में क्या शामिल नहीं है? हमने काफी बातें की इस अध्याय में और अब ये अध्याय समाप्ति की ओर बढ़ चला है, तो आगे थोड़ी सी चर्चा बची हुई है जिसे हम अगले वीडियो में लेकर हाजिर होते हैं। अभी मुझे दीजिए विदा।